नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वो कांग्रेस के बारे में एक लंबे समय से, कई दशकों से कहावत कही जाती रही है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है। वजह उसकी सिर्फ इतनी कि कांग्रेस में आपसी सिरफुटव्वल यानी गुटबाजी इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक दूसरे को ही हराने में लग जाते हैं, यानी केकड़ा संस्कृति। केकड़ा संस्कृति क्या है? एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है तो चार मिलकर नीचे उसका पैर पकड़कर नीचे खींच लेते हैं। ये संस्कृति कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही थी। कांग्रेस ने कर्नाटक में इसको बदल दिया। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन एक होकर चुनाव लड़ा। अब आप देखिए, जिस वजह से कांग्रेस जीती है उसी वजह से बीजेपी हारी है। वो कांग्रेस का जो रोग था वो बीजेपी को लग गया। बीजेपी में इतनी ज़्यादा गुटबाजी थी अंदर कि एक होकर लड़ना ही उनके लिए संभव शायद नहीं रह गया था। जिस तरह से येदियुरप्पा और बीएल संतोष के बीच में तनाव चल रहा था, दूसरे नेताओं के बीच में किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। आप पूरे कैंपेन में देखिए कि येदियुरप्पा ने जिस तरह से कैंपेन किया है, लगता ही नहीं था कि वो पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और ये कुछ गलती जो है वो पार्टी हाईकमान की भी है। येदियुरप्पा का उस तरह से उपयोग नहीं किया गया जैसा होना चाहिए था, यानी उनकी कैंपेन को प्राथमिकता देना। प्रधानमंत्री के अलावा और गृह मंत्री के अलावा किसी भी नेता का, राष्ट्रीय नेता का कैंपेन करना उतना ज़रूरी नहीं था या उतना प्रभावी नहीं था जितना येदियुरप्पा का हो सकता था। इसके बावजूद हुआ। कांग्रेस एक होकर जीत गई, बीजेपी आपस में लड़कर हार गई। और इसका उदाहरण आपको बता रहा हूँ, येदियुरप्पा ने क्या किया। येदियुरप्पा ने अपने बेटे को अपनी जो पुरानी ट्रेडिशनल सीट थी शिकारीपुरा, वहाँ से उम्मीदवार बनाया। उसकी स्थिति खराब थी और ख़राब हो सकती थी अगर कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार उतारा होता। कांग्रेस का में जो सबसे प्रबल दावेदार उस सीट के लिए था, नागरा गौड़ा, वो येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को हरा सकता था। लेकिन सिद्धरामैया और येदियुरप्पा के बीच में समझौता हो गया कि तुम हमारे बेटे की कॉन्स्टिट्यूंसी में मदद करो, हम तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मदद करेंगे। और सिद्धरामैया ने वादा निभाया, दोनों ने वादा निभाया। सिद्धरामैया ने वादा निभाते हुए गौड़ा को टिकट ही नहीं मिलने दिया। एक लाइट वेट को टिकट दिला दिया जिसको सिर्फ 8,000 वोट मिले। आप अंदाज़ा लगाइए, ऐसे चुनाव में जो इतनी एनर्जी के साथ लड़ा गया, जो इतनी मेहनत से कांग्रेस ने लड़ा, उसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 8,000 वोट मिले। और अगर आपको इसमें शक हो तो दूसरा आंकड़ा सुनिए, आप समझ जाएंगे कि कुल खेल क्या हुआ। गौड़ा को जब टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ गए और 70,000 वोट मिले। कि अगर वो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर लड़ते तो क्या होता? क्योंकि विजेंद्र को सिर्फ 81,000 वोट मिले। तो लगभग 10,500 वोट से जीते विजेंद्र, वो भी एक कमज़ोर उम्मीदवार के सामने। तो कांग्रेस पार्टी ने और सिद्धरामैया ने यहाँ रिश्ता निभाया। वरुणा में येदियुरप्पा ने रिश्ता निभाया सिद्धरामैया से। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 40% लिंगायत वोट हैं। इसके बावजूद वी सोमन्ना, जो खुद लिंगायत हैं, भाजपा के वरिष्ठ मंत्री थे, चुनाव हार गए। उनके चुनाव हारने के बाद उनसे पूछा गया कि आप क्यों चुनाव हार गए ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां लिंगायत 40% थे। उन्होंने कहा कि जाकर येदियुरप्पा से पूछिए कि कर्नाटक में लिंगायतों ने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं इससे ज़्यादा इस समय और कुछ नहीं बोलूँगा। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि बीजेपी में चल क्या रहा था, बीजेपी में हो क्या रहा था। सीटी रवि राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ रहे थे और उनको हराया किसने? जिसने हराया वो येदियुरप्पा का शिष्य माना जाता है। तो सवाल ये है कि येदियुरप्पा क्यों पार्टी के खिलाफ इस तरह से काम कर रहे थे, और वो अगर उनका ऐसा इरादा था तो पार्टी ये समझ क्यों नहीं पाई? क्या येदियुरप्पा अपने बेटे को टिकट देने में इतनी आनाकानी और इतनी देरी किए जाने से नाराज़ थे, या किसी और वजह से नाराज़ थे? क्या उनकी नाराज़गी बीएल संतोष से इतनी ज़्यादा थी कि वो पार्टी के खिलाफ तक चले गए? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी को खोजना पड़ेगा।
आप देखिए कर्नाटक की स्थिति की राजनीति को समझिए बीजेपी और कांग्रेस की दृष्टि से। पिछले 5 लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की 2/3 सीटें मिलती रही हैं। पहले अटल अडवाणी का प्रभाव जो था उसके कारण, और उसके बाद मोदी और शाह के प्रभाव के कारण। मोदी और शाह के आने के बाद 14 और 19 में ये संख्या बढ़ गई और 2019 में तो 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने अकेले जीती और एक उनके समर्थन से निर्दलीय ने। तो समझिए 28 में से 26 सीटें जीती। और पिछले 6 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 1/3 से ज़्यादा सीटें मिली हैं। ये कंसिस्टेंसी है। लेकिन 99 से अब तक कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, ये भी एक रिकॉर्ड है। इस नाते भी बीजेपी को शायद हारना ही था, लेकिन ऐसे रिकॉर्ड बनते हैं तोड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा। दशकों बाद कोई सरकार रिपीट हुई। 85 और 89 में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है रिपीट हुई थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 89 के बाद से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार रही। अब सवाल ये है कि कर्नाटक का जो चुनाव का नतीजा है उसका असर, ये आकलन किया जा रहा है कि पूरे देश की राजनीति पर क्या पड़ेगा, पूरे देश में क्या बीजेपी की स्थिति ऐसी हो जाएगी। पहले तो जो 5 प्रॉमिस किए हैं कांग्रेस पार्टी ने उनको लागू करने का मामला आएगा। इसलिए आएगा कि बगल के राज्य तमिलनाडु में डीएमके सरकार ऐसी ही योजनाओं के बारे में वादा करके आई थी। उनमें से एक थी महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने की। कर्नाटक में कांग्रेस ने 2000 रुपये महीना देने की घोषणा की है। मार्च का पैसा नहीं दे पाई डीएमके सरकार। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तमिलनाडु एक संपन्न राज्य है, कर्नाटक भी है। इसलिए आने वाले दिनों में कांग्रेस के सामने भी ये समस्या आने वाली है कि 2000 रुपये का जो प्रॉमिस किया है वो देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। 3000 रुपये बेरोज़गारों को देने के लिए कहा है, वो पैसा कहाँ से आएगा। ये सारी समस्याएं अगर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कहें तो वो आने वाली हैं। अभी तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक मुख्यमंत्री पद का झगड़ा नहीं निपटा था। शायद शाम को 6 बजे तक उम्मीद है ये सिद्धारमैया के नाम की शायद घोषणा हो जाएगी। लेकिन डीके शिवकुमार क्या करेंगे? क्या कर्नाटक कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस के रास्ते पर जाएगी या राजस्थान के रास्ते पर जाएगी? ये सही है। मैंने भी कहा था पहले, इससे पहले वीडियो में कहा था कि डीके शिवकुमार न तो सचिन पायलट है न ज्योतिरादित्य सिंधिया है। लेकिन वो अंग्रेजी की एक कहावत है कि इवन वर्म टर्न्स। तो डीके शिवकुमार के लिए वो सीमा कब आएगी ये बताना मुश्किल है। कब उनको लगेगा कि बस अब हम अगर नहीं बोले, अब अगर हमने विद्रोह नहीं किया तो फिर जो है हमारे लिए सब अंधेरा ही अंधेरा है। वही दिन होगा जब कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार के लिए मुश्किल खड़ी होगी। तो इस सरकार की जड़ में ही, बीज में ही गड़बड़ है। अब ये रोग से ग्रस्त सरकार 5 साल चलेगी या बीच में गिर जाएगी पता नहीं, लेकिन अभी सरकार तो बनी भी नहीं है, इसलिए ऐसी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो स्थिति है, जो एकता कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान उससे पहले दिखाई, वो एकता नतीजा आने के बाद तुरंत बिखर गई है। कांग्रेस अपने पुराने स्वरूप में लौट आई है। क्या बीजेपी अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी? ये एक बड़ा प्रश्न है। और बीजेपी के लिए उससे बड़ा प्रश्न है, बीजेपी को अब येदियुरप्पा के आगे की राजनीति के बारे में सोचना पड़ेगा। उनकी राजनीतिक पारी खत्म हो चुकी है और दुर्भाग्य की बात यह है बीजेपी के लिए कि कोई स्टेट में कोई ऐसा नेता है नहीं जो येदियुरप्पा के बराबर भी हो सके। केंद्र की सरकार, केंद्र की पार्टी, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और कर्नाटक की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कैसे चलेगा अभियान? बीजेपी को ऐसे नेता की तलाश है जो अपेक्षाकृत, मैं बार बार कहता हूं, सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से ईमानदार होना वो केवल मोदी और योगी हो सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। अपेक्षाकृत ईमानदार होना और बेहतर प्रशासक होना, ये 2 शर्तें हैं। अगर प्रशासन ढीला ढाला है
तो आपकी ईमानदारी भी काम नहीं आएगी, आपकी विचारधारा भी काम नहीं आएगी और आपका संगठन भी काम नहीं आएगा। ये कर्नाटक ने बताया है। येदियुरप्पा की जगह जिसे मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, बसवराज बोम्मई, वो सीधे साधे व्यक्ति हैं, वो समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन अच्छे प्रशासक नहीं हैं, अच्छे नेता भी नहीं है। पॉलिटिक्स के भी गुण उनको जो है, जो चतुराई होनी चाहिए थोड़ी, वो नहीं है उनमें। उनकी जो सरलता है वो उनसे ये होने नहीं देती। बीजेपी को कर्नाटक में एक जुझारू नेता चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जिसमें अच्छा प्रशासन चलाने के गुण नज़र आते हों। असली पता तो जब प्रशासन चलाने का मौका मिलेगा तभी पता चलेगा। आप येदियुरप्पा को देखिए, पहले दिन से जब 2006 में जेडीएस के साथ सरकार बनी और उसके बाद 2008 में अकेले सरकार बनी, भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। येदियुरप्पा का सत्ता का जो भी कार्यकाल रहा 2006 से लेकर 2021 तक, इन 15 सालों का भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ कार्यकाल था। और उस पर कोड़ में खाज ये कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं थे। अब बीजेपी का दुर्भाग्य यहीं ख़त्म नहीं होता। उनके बेटे विजयेंद्र, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत तेज़ तर्रार नेता है, बहुत अच्छे संगठन करता है, लिंगायत मठों में उनका अपने पिता से ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में अपने पिता से आगे हैं। ये आरोप लगता है कि जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे तो जो भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, उनके पीछे कहीं न कहीं जो है वो विजयेंद्र का हाथ था। ऐसा आरोप बीजेपी के भी लोग लगाते हैं, बाहर के लोग तो लगाते ही हैं। तो इसलिए भविष्य भी कोई बहुत उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा बीजेपी के लिए। कर्नाटक में जो लीडरशिप है, प्रेजेंट लीडरशिप है, बीजेपी को एक तरह से उस पार्टी संगठन को पूरे पुनर्नवा करना पड़ेगा, नए सिरे से संगठन को खड़ा करना पड़ेगा। ये ठीक है कि जिन 70-72 नए लोगों को टिकट दिया था उनमें से ज़्यादातर हार गए, इसलिए कि इसका मतलब है कि ऐसे लोगों का चयन नहीं हुआ जिनका कोई राजनीतिक जनाधार हो। ये चुनाव वैसे भी नए लोगों के लिए मुश्किल था, लेकिन इससे हताश होने, देखिए एक्सपेरिमेंट करने से कभी नहीं भागना चाहिए, प्रयोग जरूर करना चाहिए। प्रयोग में अगर आप असफल हो जाते हैं तो ये एक अच्छा संकेत है कि आपने कोशिश की, आपने एक जोखिम मोल लिया और उस प्रयोग से, नाकामी से आप सीखकर आगे फिर बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय चुनाव का सवाल है, आप देखिए जिस दिन कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ रहे थे, बीजेपी एक के बाद एक क्षेत्र हारती जा रही थी। ग्रेटर बेंगलुरु को छोड़कर और कहीं उसको बढ़त नहीं मिली पिछले चुनाव की तुलना में। लेकिन उसी समय एक और राज्य में नतीजे आ रहे थे, स्थानीय निकाय के चुनाव के, उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी की प्रचंड जीत हो रही थी। तो ये उससे निष्कर्ष निकालना कि कर्नाटक बीजेपी विधानसभा का चुनाव हार गई तो पूरे देश में उसके खिलाफ माहौल हो गया, अब बीजेपी को चैलेंज करना बहुत आसान हो गया, बीजेपी के 2024 की राह जो है बहुत कठिन हो गई, अब उसके लिए जीतना इतना आसान नहीं होगा। ये सब बातें, देखिए चुनाव कोई भी आसान नहीं होता, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी चुनाव हो, जब भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, चुनाव हमेशा मुश्किल ही होता है। लेकिन इस चुनाव के नतीजे से, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे से ये निष्कर्ष निकालना कि बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता कठिन हो गया है, ये अगर ऐसा कोई सोचता है, ऐसा तर्क देता है, तो गलत नतीजे पर पहुंचेगा। और कर्नाटक की ही बात करें, बाकी देश की अभी छोड़ भी दें, कर्नाटक की चर्चा है इस समय, कर्नाटक की भी बात करें तो कर्नाटक में भी बीजेपी को हमेशा कम से कम पिछले 5 लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव की तुलना में ज़्यादा वोट मिला है। उसका अधिकतम वोट शेयर जो विधानसभा चुनाव में है वो 36.35% है और लोकसभा चुनाव में 51.38% है, जो पिछले चुनाव में मिला था। तो लगभग 15% का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को पाटना कांग्रेस पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप अगर जानते हैं तो ये आप समझ जाएंगे कि इस हार का सबसे ज़्यादा असर उन्हीं पर पड़ा होगा, सबसे ज़्यादा बदलाव आपको उन्हीं में दिखाई देगा।
वो अपने को रीपोजीशन करने के माहिर हैं। 2002 से लेकर आज तक इन 21-22 सालों में जब जब चुनौती आई है, जब जब संकट आया है, उन्होंने अपने को रीपोजीशन किया है और उससे निकल कर आए हैं। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि 2024 के लिए भी उनकी कोई योजना तैयार हो गई होगी या तैयार हो रही होगी। लेकिन इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।